रहीम। आज हम करेंगे अपना क्या कहते हैं मई जून 2023 पी 22। ठीक है। दिस पेपर का थ्रेशोल्ड वाज रियली लो ड्यू टू टू रीजंस। बिकॉज एक तो कोविड नया नया खत्म हुआ था, तो कैम्ब्रिज ने कहा था कि हम मुश्किल पेपर्स लाएंगे। एंड सेकेंडली क्योंकि दिस पेपर वाज सिमिलर टू 2019 का पेपर, दैट वाज रियली टफ। ठीक है। डिफाइन प्रेशर। मार्स की डेफिनेशन बताऊंगा। प्रेशर की एक ही डेफिनेशन होती है जो आपने मार्स की के हिसाब से कैम्ब्रिज एक्सेप्ट करता है। जस्ट राइट दैट। इधर की किताब की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज वेरी सिंपल। फोर्स ओवर एरिया। बस दिस इज इट। ठीक है। इसके बाद मैं आपको मार्किंग बताऊंगा आगे। शोज दैट द एसआई बेस यूनिट्स। एसआई बेस यूनिट्स मतलब आप सिंपलेस्ट बेस यूनिट्स में चले जाओ। अब तक आपको अपनी बेस क्वांटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है। 7 बेस क्वांटिटीज। अगर हम लिखें फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। फोर्स होता है हमारे पास एम ए और एरिया हो जाता है एम स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास यूनिट है। अच्छा, मास का होता है केजी, राइट। सो केजी एम एस -2 अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये मेरा हो जाएगा केजी एम। ऊपर जब कोई पावर ना हो, कुछ ना लिखा हो, तो पावर 1 होती है। ये 2 रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा तो इंडिसेस के हिसाब से -2 हो जाएगा। और एस टू केजी एम एस -2 होता है और ये -2 होगा। ठीक है। दिस विल बी केजी एम -1 एस -2। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, ऑल्सो कीप योर कैलकुलेटर्स विद यू। ठीक है। क्योंकि यू गाइस विल बी द वंस हु विल सॉल्व द आंसर्स टू द कैलकुलेटर्स, ताकि आई नो यू ऑल आर इट। ठीक है। Horizontal pipe has length L and a circular cross section of radius R. अच्छा, length L means meter, cross section of radius R, radius R means m meter. ठीक है। A liquid of density rho. Density क्या होता है? Mass per unit volume, which is kg m -3. ठीक है। kg m -3 flows through the pipe. The mass m of equals the pipe in a time t given. ठीक है। This is seconds. Where P1 and P2 are the pressures at the ends. Pressures का हमने क्या कहा था? कितना है? kg m -1 s -2। अब कोई भी चीज माइनस करते हो या प्रेशर आप से माइनस करोगे, वो रहेंगे तो फिर भी एस एट द एंड प्रेशर ही ना। ठीक है। तो हम यहाँ पे उसने कहा है एसआई बेस यूनिट्स ऑफ के। सबसे पहले तो मेक के द सब्जेक्ट। ठीक है। हम अगर पहले के को सब्जेक्ट बनाए तो मेरा आ जाता है के इज इक्वल टू पाई इंटू P2 - P1 R की पावर 4 डेंसिटी इंटू टाइम ओवर 8 ml। ठीक है। अब जब भी आप बेस यूनिट्स फाइंड करते हैं ना, हमेशा कॉन्स्टेंट्स को कैंसिल आउट कर दो। कॉन्स्टेंट्स क्या है? 8 इज अ कांस्टेंट। ठीक है। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। ठीक हो गया। पाई इज अ कांस्टेंट, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। ठीक है। अब हमारे पास सारे पीछे वो चीज रहेगी जिनके यूनिट्स हैं। प्रेशर का हमने क्या कहा था? कितना है? केजी m -1 s -2। ठीक है। आर का था m, तो m की पावर हो जाएगी 4। रो का कितना था? डेंसिटी का हमने कहा था केजी m नेगेटिव और टाइम का हमने कहा था सेकंड। ठीक हो गया। मास का होता है केजी और एल का होता है मीटर। अब हम अगर लिखें इसको बेस यूनिट्स के हिसाब से तो ये मेरा हो जाएगा केजी m -1 s -2 इंटू m की पावर 4 इंटू के जी एम -3 इंटू एस। ठीक है। ओवर के जी एंड एम। अच्छा, अब आसान है जो मैं बताता हूँ वो मैं ये कहता हूँ कि इनको ना बस प्लस माइनस कर दिया करो। कैसे? केजी को एक जगह पे लिखो, ये ऊपर। ठीक है। ये देखो केजी। अब इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पर लिख दो 1 + 1। ठीक है। अब आ जाओ एम। एम किससे शुरू हो रहा है? -1 से। ठीक है। अब ये देखो -1, दिस विल बी +4 -3। ठीक है। -1, इसको मैं आगे लिखूंगा +4 -3। ठीक हो गया। और यहां पर मेरा आ जाता है, देखो, s -2 और +1, तो मेरा हो जाएगा s -2 +1। अभी नीचे वाला डिनोमिनेटर भी रहता है। ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरे पास था kg एंड m। इज इक्वल टू kg कितना आ गया? kg 1 + 1 2। m बताओ। m हो गया -1 + 4 कितना होता है? +3 +3 -3 0। तो ये तो हमारे पास हो गया कैंसल। ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरे पास नीचे m, तो मेरा हो गया यहाँ पे कैंसिल। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया s -2 + 1 कितना होता है? -1 ओवर kg और m। kg और एक kg कट गया। ठीक है। पीछे क्या रह गया मेरे पास? kg s -1 और इस m को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये मेरा हो जाएगा m -1। दिस विल गिव यू योर फाइनल आंसर, which is
तो क्लियर हुआ है या दोबारा समझाऊं? ले सर क्लियर है। ठीक है। An experiment is performed to determine the value of k by measuring the values of the other quantities in the equation b. The value of L and R each have a percentage uncertainty of 2%. State and explain quantitatively which of these two quantities contributes more to the percentage uncertainty calculated value of k. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ के किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, यहाँ पर आओ, केस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, आर पे। ठीक है, हमारे पास इसकी एंसरिटी गिवन है एल की और आर की। ठीक है, एल की और आर की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको परसेंटेज एंसरिटी लिखूं के की, ठीक है, एल एल और आर की टर्म्स में, तो ऐसे होगा ना, परसेंटेज एंसरिटी ऑफ के इज इक्वल टू परसेंटेज एंसरिटी ऑफ एल प्लस 4 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो हमेशा पावर होती है, कि हमने कहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, हमेशा अनसर्टेनिटी के अंदर ये होता है, जो पावर होती है यहाँ पे हमारे पास पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक हो गया? इस हिसाब से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास है 2%। ठीक है, एल के हिसाब से मेरे पास आ गई 2%। लेकिन आर के हिसाब से कितनी? आर के हिसाब से 4 × 2%, कितनी? 8%। तो कौन सी है? तो आप यहीं पे कैसे लिखोगे? आप कहोगे आर ज्यादा कौन सी कंट्रीब्यूट करती है? कंट्रीब्यूट कर दो, आर कंट्रीब्यूट्स more as its total percentage uncertainty will be 4 times 2% is equals to 8% compared to just 2% of L. ठीक हो गया? This will give you your answer. Now let's see इसकी मार्किंग। शहरियार, you are new, तो I'll tell you definitions की मार्किंग is always B1 mark. B1 is an independent mark. ठीक है, ये आप जब भी लिखोगे आपको मार्क मिलेगा। ये हमारे पास है A1 मार्क। A1 इज एक्यूरेसी का मार्क। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अगर आप ये सब यूनिट्स लिखोगे, केजी एम क्यूब, ठीक है, और रो इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है, इसको आपको मिलेगा C1 मार्क। C1 इज बेसिकली स्टेप मार्क। ये आपका लिखना जरूरी है, वरना कभी कभी आपको एक्यूरेसी मार्क भी नहीं देते। ठीक है, इसके बाद आपके यूनिट्स ऑफ आर आप लिखोगे, उसका एक C1 मार्क होगा। ठीक है, और अगर आपका फाइनल आंसर करेक्ट है तो उसका एक्यूरेसी का A1 मार्क होगा। और यहाँ पर अगर आप ये लिख दो कि ये कंट्रीब्यूट करिए, तो ये B1 मार्क होगा। B1 मार्क का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप 2 मार्क्स में से एक आपको B1 मिला है, तो आपको 1/2 मिल सकता है। मगर C1 का ऐसे होता है, कभी कभी आपको वो 0 पे दे सकते हैं अगर आपके स्टेप्स बिल्कुल ठीक नहीं है। और M1 और A1 जब भी हो, तो याद रख लो कि जब तक M1 नहीं होगा, A1 का मार्क नहीं मिलेगा। अगर आपने A1 ठीक लिखा है लेकिन M1 गलत लिखा है, तो भी आपको 0/2 मिलेंगे, 1/2 नहीं मिलेंगे। You should try to understand chemistry marking because this is where most people either learn or they break. अच्छा जी, स्ट्रेट व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी मैं आपको एग्जैक्ट मार्किंग के हिसाब से बताऊंगा, ये रट्टी होनी चाहिए। द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to act। ठीक है, two blocks are on a horizontal beam that is pivoted at the center of gravity as shown in figure 2.1. A large block of 54 Newton 0.45 from the pivot, a small block of 2.4 Newton is distance 0.95. The pivot is at a distance t। क्लॉकवाइज लग रही है, ये ये सॉरी आपकी एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, ये क्लॉकवाइज लग रही है, और ये टी भी नीचे ही लग रहा है इस साइड पे, तो ये भी आपकी क्लॉकवाइज लग रही है। ठीक है, सारी कहानी लिख दी। द राइट हैंड एंड ऑफ द बीम इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय स्ट्रिंग दैट इज एट एंगल 30। तो मुझे एक बात बताओ, हमेशा जो आपकी फोर्स होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पिवट फ्रॉम द पिवट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट से होती है। तो अगर मैं पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं, तो वो मेरी ये वाली आ जाती है, राइट। ये मेरे पास एक्चुअल फोर्स होगी जो इस वायर की लगेगी, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर लेनी होती है। कि देखो ये 90 बन रहा है, तो ये मेरे पास कितनी हो गई? अगर तो ये मेरे पास है टी, तो ये मेरे पास हो जाएगा टी कॉस 30, और ये वाला मेरे पास हो जाएगा टी साइन 30। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और उसने क्या है, बीम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जब भी बीम इज इक्विलिब्रियम लिखा उसका मतलब है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सबसे पहली चीज आप ये लिखेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मोमेंट हम पहले लिखते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा आ जाएगा 2.4 इंटू 0.95, उसने ठीक कैलकुलेट करने का है ना, हाँ 2.4 इंटू 0.95, ठीक है, प्लस, अब मुझे एक बात बताओ, ये भी क्लॉकवाइज है तो इसको मैं लूंगा टी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 0.95 प्लस 0.35, क्योंकि देखो ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कवरिंग दिस टी, ठीक है, ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इसलिए मैं ये पूरा डिस्टेंस लूंगा, और हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो मैं टी साइन थीटा लूंगा, ठीक है, टी साइन थीटा, टी साइन 30 इंटू, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 0.95 प्लस 0.35, 0.95 प्लस 0.35, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मेरे पास हो जाएगा 0.45 इंटू 54, ठीक है, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 54। अब अगर मैं टी को कैलकुलेट करूं तो मैं सबसे पहले ये मुझे बताओ 2.4 इंटू 0.95 कितना होता है, कम ऑन कम ऑन, 2.28 प्लस टी साइन 30 इंटू, ये कितना है 0.95 प्लस 0.35, 1.3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये बताओ 0.45 इंटू 54, 24.3, परफेक्ट। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 24.3 माइनस 2.28 डिवाइडेड बाय साइन 30 into 1.3 gives me the value of t, which is equals to 34 Newton. Perfect. This is your answer. Sharyar, I hope clear हो गया। जी सर। ठीक है जी, the string is cut so that the beam is no longer in equilibrium, ठीक है। बेसिकली आपने क्या किया, आपने ना ये हिस्सा रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये हिस्सा रिमूव किया है इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा था, तो मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट तो एक सीसॉ है, ठीक है, सीसॉ पे एक साइड पे दो बच्चे बैठे हैं, एक साइड पे एक बच्चा बैठा है, जो जहां पे एक बच्चा बैठा है वो भारी है और दो बच्चे बैठे हैं वो लाइटर है, ठीक है। अगर एक बच्चा उन दो बच्चों में से निकल जाए तो फिर तो सीसॉ भारी वाले की तरफ नीचे आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि उस भारी वाले का वजन ज्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप ये एक हल्के वाला निकाल देते हो तो ये वाला बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से बीम नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट। रिजल्टेंट मोमेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट मोमेंट निकलेगा क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या आप एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा ना तो लिख दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। बेसिकली रिजल्टेंट मोमेंट होता है दो चीजों का माइनस। अब एक साइड पे मेरा लग रहा है क्लॉकवाइज, एक साइड पे मेरा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मैं डेल्टा मोमेंट निकालूंगा तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो गया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। एक मेरा एक मेरा इस साइड पे लग रहा है, एक मेरा इस साइड पे लग रहा है, दीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है उनका हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो अगर मैं अब ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा दिस विल जस्ट बी ड्यू टू दिस बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा कितना था 2.28 और ये कितना था 24.3, तो हमारा आंसर कितना आ गया, रिजल्टेंट मोमेंट 24.3 माइनस 2.28 कितना हो गया, 22.02। हमेशा टू सिग्निफिकेंट फिगर होता है, याद रखना, ऑलवेज 22 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 22 न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा जी, द बीम इन बी 2.4 न्यूटन इज प्रोजेक्टेड थ्रू द, बेसिकली जब ये नीचे आया ना, ये यहाँ से उड़ता हुआ यूं जाना शुरू हो गया क्योंकि ये बहुत ही हल्का था, ठीक है। The figure 2.2 shows the last part of the path of the block before it hits the ground at point Y. At point X on the path, the block has a speed of 3.4 meter per second. ठीक है. At point X, the speed of the block is 3.4 meters per second. ठीक है. And is at a height of 1.8 meters above the horizontal ground. Air resistance negligible. Calculate the decrease in gravitational potential energy of the block for its movement from X to Y. Easy है.
ये इंक्रीज, जब भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ ना mgh, इसका डेल्टा लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा डिक्रीज, इसका मतलब है कि चेंज है। कभी भी एनर्जी नहीं होती, जब आप A2 में आओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपको वैसे बताऊं ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू Gmm/r। ठीक है, दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, माइनस Gmm/r। बट ये जो फॉर्मूला होता है दिस इज फॉर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमेशा डेल्टा जरूर लगाना, क्योंकि दिस विल बी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका वेट कितना था, mg क्या होता है हमारे पास, वेट होता है, तो मैं कर दूंगा w इंटू हाइट। वेट कितना है मेरे पास, वेट है इसका 2.4, तो मेरे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 1.8 विच गिव्स मी 4.3 जूल्स। ठीक है, चूज योर आंसर टू C1 एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट y। इजी। मुझे एक बात बताओ, जितना ये अब ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ पे इसकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास एक एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में तो बदलेगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है और स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम यही बात लिख देंगे यहाँ पे के, सबसे पहले हम लिखेंगे डिक्रीज इन जीपीई इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन केई। ठीक है, तो केई कितना हो गया हमारे पास, सेम 4.3 जूल्स हो गया। ठीक है, तो मैं करूं 4.3 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, तो मेरे पास हो गया हाफ m v2 जो हमने निकाली उसका स्क्वायर माइनस 3.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई 4.3 इज इक्वल टू हाफ इंटू m कितना है इसका, m हो जाएगा हमारे पास 2.4 न्यूटन था ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 9.81, क्योंकि आप वेट को मास में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, इंटू v2 का स्क्वायर माइनस, अब मुझे ये कैलकुलेट करके दो, यहाँ पे m की जगह हमारा आ जाएगा 2.4 9.81। जल्दी से मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके दे। हैं, और आ रही है जो मैंने कैलकुलेट की है, ये वाली। सर 2.4 के नीचे आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 9.81, अच्छा, क्योंकि देखो इट वाज 2.4 न्यूटन, ये वेट था ना, तो वेट डिवाइडेड बाय मैं जी करोगे तो मैस होगा ना, क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू mg। जी 1.4 है। ठीक है, तो अब अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूं के ई एफ, तो मेरे पास आ जाएगा 4.3 प्लस 1.4 कितना हो गया, 5.7 जूल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखूं, ठीक है, अच्छा सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का निकालो बस। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 5.7 जूल्स। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। स्टेट द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक चाहिए। मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी तो बढ़ी लेकिन एक्सेलरेशन में फर्क पड़ेगा? किसी ने ज्वाइन करना है, एक सेकंड। मुस्तफा जो है ना हमेशा तंग करने के लिए आ जाता है। हाँ, कोई एक्सेलरेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी की वजह से है, और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यही है, बिकॉज ऐसा से पहले आप लिखोगे नो वेरिएशन, बस उनके सिर्फ स्टेट का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
The block passes point x at time tx and arrives at point y at time ty. ठीक है. Figure sketch on figure 2.3 sketch a graph to show variation of the magnitude of the horizontal component of velocity. देखो उसने कहा है horizontal component of velocity from tx to ty. मुझे एक बात बताओ, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ता है? जब भी आपको प्रोजेक्टाइल होता है ये, इसमें जब आप एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ता है? नो, एग्जैक्टली. जब नहीं फर्क पड़ेगा तो ये तो कांस्टेंट रहता है ना, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे यूं. ठीक है, सॉरी इंक्रीज नहीं करना. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यहाँ से लो अपना स्केल, बिल्कुल इसको 0 डिग्री पे रखो, ये यूं बना दो, बस ये आपका आंसर है. अब इसकी अगर हम मार्किंग के ऊपर आए, सो एज यूजुअल दिस इज योर B1 मार्क. ठीक है, एंड ये तो आपके जो है ये आपका C1 है. ठीक है, और इसके अलावा आपका ये भी C1 है और ये आपका A1 मार्क है. ठीक है, ये आपका है अपना A1 मार्क फॉर एक्यूरेसी. ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपना क्या कहते हैं MGH लिखने का C1, और ये आपका A1. यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा ये लिखने पे C1. ठीक है, फिर ये अपनी सारी आपकी काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखने पे C1 ये वाला. ठीक है, और इसको आप यहाँ पर लिख दो, दिस इज इक्वल्स टू KE फाइनल. ठीक है, और ये आपका फाइनल फाइंड करने पे आपका हो जाएगा A1. नो वेरिएशन लिखने पे आपका B1. ठीक है, और इसके अलावा वर्टिकल ये आपका स्ट्रेट लाइन लिखने पे आपका B1 मार्क. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर हुआ है क्वेश्चंस? Perfect. A block is pulled by a force X in a straight line along a rough horizontal surface shown in figure 3.1. Assume that the total resistive force opposing the motion of the block is 0.8 Newton at all speeds of the block. The variation with time t of the magnitude of force X is shown. ठीक है, define force. बहुत easy है. force की एक ही definition है जो हमेशा मास की में होती है और वही लिखनी है आप लोगों ने. It is rate of change of momentum. Determine the change of momentum from T0 to T3. बहुत easy है, मैं आपको बताता हूँ. Basically F is equals to rate of change of momentum. ठीक है, तो अगर मैं F into T कर दूं तो ये मेरे पास कितना रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अब F into T क्या है? ये देखो F है और ये T है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये तो एरिया नहीं हो गया. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं F into T तो ये तो मेरे पास इसका एरिया आ जाता है. ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा F कितना है 3 सेकेंड्स तक, ये मेरा आ जाएगा ये 1.1 1.2 1.3 1.4 न्यूटन, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 सेकेंड, तो 1.4. लेकिन एक और चीज होगी इसके अंदर, उसने ये भी कहा है कि 3 सेकेंड तक. ठीक है, 3 सेकेंड तक. ओके, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम तो ये आपका पता है यहाँ पे होगा, ये आपका होगा. आप सारा एरिया नहीं लोगे, आप सिर्फ ये एरिया लोगे. क्यों? क्योंकि आपकी जो फाइनल थी वो 0 नहीं थी, फाइनल 0.8 थी. ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे 1.4 minus 0.8 into 3, which I believe is coming out to be 1.8. ठीक है, perfect. Yes. Describe and explain the motion of the block between t is equals to 3 seconds and t is equals to 6 seconds. बहुत easy है. ये देखो मोशन है ना, मुझे एक बात बताओ, t is equals to 3 पे, यहाँ पे इस जगह पे. ठीक है, t is equals to 3 seconds पे, मुझे ये बताओ t is equals to 3 and t is equals to 6 दोनों. ठीक है, 3 और 6 के दरमियान में मुझे ये बताओ यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है ना, ऐसा ही है. ठीक है, और ये कितनी है फोर्स? 0.8 है ना, ऐसी बात है. और रेजिस्टिव फोर्स कितनी है? 0.8 है. ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ कितनी होती है? डेल्टा एफ. डेल्टा एफ मेरी कितनी होगी? 0.8 माइनस 0.8. डेल्टा एफ तो होगी मेरी 0. अगर मेरी डेल्टा एफ 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक्सेलरेशन 0 है. अब एक्सेलरेशन भी 0 है तो इसका मतलब है कि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब ये लिखोगे कि रिजल्टेंट फोर्स
is 0 on the block as 0.8 minus 0.8 is equal to 0 Newton. So acceleration of the block is 0. Thus, the velocity is constant. Clear हुआ? Force X produces a total power of 2 watt when moving the block between time t is equal to 3 seconds and time t is equal to 6 seconds. ठीक है? Total power of 2 watts between 3 and 6. ठीक है? अब मुझे बात बताओ, उसने किया उसने टाइम 3 से टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. बहुत इजी है. ठीक है? एक ही फॉर्मूला है इसका जिसमें पावर ऑफ फोर्स आती है, एफ. अगर हम v p और f हो जाएगा which is equals to 2 upon 0.80. ये मेरे पास आता है 2.5 ms negative 2 ms negative 1. ठीक है? अब s अब डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है? which is equals to 2.5 मल्टीप्लाई बाय, अब डिस्टेंस कितना था वही तो हमने निकालना है. ठीक है? मुझे एक बात बताओ. हाँ, s इक्वल्स टू vt है. ठीक है? इक्वल्स टू 2.5 इनटू टाइम कितना था? टाइम वाज 3 सेकंड्स, राइट? So आया था 2.5 7.5 मीटर. ठीक है? दिस इज योर आंसर. क्लियर हुआ? ठीक है. The block is at rest at time t is equals to 0. On figure 3.3, sketch a graph to show the variation of the block with time t from t0 to t6. Numerical values of momentum are not required. ठीक है, ठीक है. तो और से फिर पढ़ने दो. Sketch a graph to show the variation of the momentum of the block with time t from t is equals to 0 to t is equals to 6. ठीक है. Numerical values of momentum are not required. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. 0 to 6 तक का हमने बनाना है मोमेंटम. हाँ, इसको मैं पहले वो करूंगा ना, यहाँ पे देखूंगा. ठीक है? उसकी वजह. अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स वाज हायर एट अ ग्रेटर वैल्यू. ठीक है? अब सुनो मेरी बात. यहाँ पे कितना था? 1.4 न्यूटन था. ठीक है? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको बताता हूँ. ये था 1.4, राइट? और रिजल्टेंट कितना था? 0 माइनस रेजिस्टिव फोर्स. ये अगर 1.4 राइट पे लग रही, लेफ्ट में लग रही 0.8, तो मेरा रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 1.4 माइनस 0.8 कितना है? 0.6 न्यूटन. ठीक है? तो दिस वाज माय डेल्टा एफ. अगर मेरा डेल्टा एफ वाज 0.6 न्यूटन, इट मींस कि मेरी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी. ठीक है? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. अगर मेरी एक्सेलरेशन है, इट मींस कि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. ठीक है? और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू p इनटू v. अगर मेरी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही हुई, क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट. क्यों एक्सेलरेशन कांस्टेंट? रिजल्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट. रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट कैसे? मुझे पता है 1.4 है, 1.4 से चेंज नहीं हो रहा. आई रिपीट, 1.4 है, 1.4 से वैल्यू चेंज नहीं हो रही. लेकिन चूंकि ये यहाँ से 0.8 से ज्यादा बड़ी थी, तो उसकी वजह से इंक्रीज कर रही है. देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, ये मेरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रही है. मेरी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है. लीनियरली इंक्रीज कर रही है, तो मेरा मोमेंटम विल इंक्रीज लीनियरली. तो जो मेरा पार्ट लाइन के अंदर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है? अब अगले पार्ट पे आओ. अगले पार्ट पे हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 0.8 न्यूटन. ठीक है? तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो तो मेरी होगी 0. अगर मेरी रिजल्टेंट फोर्स 0 तो मेरी एक्सेलरेशन 0 है. अगर मेरी एक्सेलरेशन 0 तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है. और अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट तो मेरा मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा. मेरा मोमेंटम चेंज नहीं होगा. इसकी वजह से मेरा मोमेंटम इस वैल्यू पर कांस्टेंट रहेगा. शरिया, डिड यू गेट दिस कांसेप्ट? जी सर. सही है. दिस कवर्स दिस डायनामिक्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है? अब हम इसकी मार्किंग देख लेते हैं. तो फोर्स की डेफिनेशन वही B1. ठीक है? यहाँ पे
अपना चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लिखने पे C1 ये वाला, ठीक है, और ये A1, नीचे आओ तो रिजल्टेंट फोर्स लिखने पे B1, वेलोसिटी इज कांस्टेंट पे B1, ठीक है। अब आपका P इज इक्वल टू FV लिखने पे C1, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करने पे C1 और डिस्टेंस का फॉर्मूला लेके आंसर फाइंड करने पे A1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ये वाला पार्ट होगा, दिस विल करस्पॉन्ड टू B1 एंड दिस विल करस्पॉन्ड टू B1, ठीक है। नीचे आ जाओ। A spring is suspended from a fixed point, अभी आधा पेज हुआ है, थिंक आधा पेपर हुआ है, 5 6 7 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन है, ठीक, इतने खाली पेज तो बा, अच्छा। अभी हम कर रहे हैं yes. A spring is suspended from a fixed point at one end. The spring is extended by a vertical force applied to the other end. The variation of the applied force F with the length L of the spring is shown in figure 4.1. इसके बाद आप लोगों के लिए 5 मिनट्स ब्रेक होगी, ठीक है जी। For the spring, state the name of the law that gives the relationship between force and extension. बहुत आसान है, Hooke's law. That is the only law, ठीक है। Hooke's law. Determine the spring constant. Easy है। स्प्रिंग कांस्टेंट F इज इक्वल टू kx होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k को पहले सेपरेट बना लो, F ओवर x, ठीक है। x क्या होती है, F हमें पता है फोर्स है, और x हमारे पास होती है एक्सटेंशन, ठीक है। अब अगर ऊपर ग्राफ देखें तो यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें L गिवन है। L मतलब है इनिशियल लेंथ हमारी कितनी होगी, 8 तो हमारी हो गई इनिशियल लेंथ, ठीक है। x कैसे आता है, x इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ से काम करते हैं, मैं ले लेता हूँ ये 12 न्यूटन और मैं ले लेता हूँ 24, ठीक है। तो x मेरे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 24 माइनस 8 विच इज आई बिलीव कितना हो गया, 16 होता है ना। हाँ ग्रेडियंट भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये नहीं, इसका ग्रेडियंट नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेडियंट इसलिए नहीं होगा, ग्रेडियंट पता है किसका होता है, k इज इक्वल टू f ओवर x, ठीक है। ये अगर आप fx ग्राफ बनाओ ना, fx ग्राफ, तो आपका ग्रेडियंट होता है, क्योंकि दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। x इज एक्सटेंशन, x इज नॉट लेंथ, ये है फोर्स लेंथ ग्राफ, ठीक है। इसमें जो आपका जो ये वाला पॉइंट है ना, दिस करस्पॉन्ड्स टू द टोटल लेंथ, दिस डज नॉट करस्पॉन्ड टू द एक्सटेंशन, ठीक है। और मुझे 24 मैंने स्टेट करके बताओ कितने। आई होप क्लियर हुआ है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 16, अब ये 16 सेंटीमीटर, एक बात याद रखो, ये मीटर है, तो इसको आप कर दोगे 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर, ठीक है। तो के एफ कितनी थी मेरी, एफ थी मेरी 12 न्यूटन, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 विच इज 75 न्यूटन मीटर, ठीक है। क्लियर हुआ है अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आप एफ इज के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स से करोगे, ठीक है। Determine the elastic potential energy when F is equal to 6 Newton. Easy. F is equal to 6 Newton, ठीक है। अब ये जो F is equal to 6 Newton अगर हम करें तो ये आ गया, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ जहाँ फोर्स हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है, यार ये क्या मजाक है यार। अच्छा मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखाता हूँ इसके थ्रू, ठीक है जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो F वाला, तो वो होता था हाफ fx, बेसिकली एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, लेकिन यहाँ पे x हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये l है, ठीक है। तो पहले हम x निकाल लेते हैं, 16 माइनस 8 कितना होता है, 8, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हाफ एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2,
कितना हो गया? 0.24 जूल, ठीक। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो इतना काम भी नहीं था, ठीक है। दिस इज योर B1 मार्क, दिस इज योर C1 मार्क, ये के का फॉर्मूला लिखने पे दिस इज योर A1 मार्क, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने पे आपको यहाँ पे C1 मार्क मिलेगा और एक्यूरेसी का A1 मार्क मिलेगा। चलो जी, वी विल स्टार्ट इन 3 मिनट्स, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा पानी शानी पियो, मैं भी पी आता हूँ, और फिर उसके बाद विल स्टार्ट, और उसके बाद हम पेपर एंड कर देंगे, ठीक है। कितने बजे जाना है अबीर? चलो डोंट वरी, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, ठीक है। इट्स फाइन। हाँ हाँ, टेंशन ना लो, विल जस्ट स्टार्ट इन 2 मिनट्स। चलो जी, आ जाओ। वेव्स आ गया। अच्छा, वेव्स को ना डराना मत करो वेव से। यू कैन मेक योर वेव्स, यू कैन मेक वेव्स एज बेसिकली योर स्ट्रेंथ। वेव ज्यादा मुश्किल नहीं है, सही है। अच्छा जी, अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। प्रोग्रेसिव है, ठीक है। द वेव causes a particle of the medium to vibrate along a line P. The energy of the wave propagates along a line Q, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहा है अलोंग द लाइन पी, और एनर्जी प्रोपगेट कर रही है अलोंग लाइन क्यू, ठीक है। कंपेयर द डायरेक्शंस ऑफ लाइन पी एंड क्यू, द वेव ट्रांसफर्स। ट्रांसफर के अंदर जो एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू जो एनर्जी ऑफ आपकी पार्टिकल होती है, ऑसिलेशन होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर एनर्जी यूं ट्रैवल करी तो पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो अगर एनर्जी यूं ट्रैवल करिए, पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रैवल करता है, ठीक हो क्या। यहाँ पे आप लिख दोगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर अगर वेव यहाँ से यहाँ ट्रेवल करिए, तो जो आपका पार्टिकल नहीं होता, वो भी रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की वजह से यूं 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 इसके अक्रॉस ट्रैवल करता है। जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती है, उस डायरेक्शन में ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दोगे पैरेलल, ठीक है बॉस। A tube is closed at one end. A loudspeaker is placed near the other end of the tube is shown. The loudspeaker emits a sound of frequency 1.7 kilohertz. The speed of the sound in
the air in the tube is 3.3 at A at the open end of the tube. ठीक है, इसका मतलब है कि एक एंटी नोड तो ये हो गया, एंटी नोड एट ए। अगर आपने ड्राइंग की है तो ठीक है, शरियार परसेंट हुआ हो। सर सुपरपोजिशन के अलावा सब कुछ हो गया। अच्छा, आपको सुपरपोजिशन के लिए एक हैक बताऊं। आपने एक काम करना है, आपने जाना है आईवी क्राफ्ट का जो चैनल है यूट्यूब का, ठीक है। गो टू द कम्युनिटी जी का सर। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां ना चैनल है आईवी क्राफ्ट का। मैंने सुपर पोजीशन पढ़ाया था जनवरी में, और मैं पढ़ाता हूँ उसको बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज तरीके से, कि आप ना फजूल का टाइम चीज़ों पर बकवास पर वेस्ट ना करो और आपका कोर्स कवर हो जाए, ठीक है। आई वुड सजेस्ट आज रात को बैठो, सुपर पोजीशन की 2 या 3 वीडियोस होंगी, तकरीबन आधे घंटे की या घंटे की, ठीक है। उनको 2 टाइम स्पीड पे देखो, आपका सुपर पोजीशन लिटरली एक रात में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आई वांट यू टू प्रैक्टिस सम पास्ट पेपर्स टुमारो मॉर्निंग। डन सर। हाँ, उसकी वीडियोस में जाना, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैंने डिफरेंट यूट्यूब चैनल से जो चीजें हैं ना, वो सब इकट्ठी अपने नोट्स में कंपाइल की होती हैं। तो मैं, तुम कह रहे हो, कोलैबोरेटिव इकट्ठा पढ़ा देता हूँ सारा कुछ। तो वो वीडियोस एक तो बहुत कंसाइज है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वहां से सारा कर लेना, और फिर मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि वर्ड इन्फॉर्मेटिव क्या नहीं, ठीक है। लाउड स्पीकर एमिट्स साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इन द एयर की स्पीड इतनी है, स्टेशनरी वेव्स फॉर्म विद एंटी नोड एट ए at the end of the open tube there is only one other antinode A, one other antinode। इसका मतलब है कि सिर्फ ये एक एंटीनोड और है बस, और क्लोज एंड पे तो हमेशा नोड बनता है, ठीक है। ये एक ही एंटीनोड और है, तो ये मेरे पास हो गया λ/4, ये मेरे पास हो गया λ/2, ठीक है। determine the wavelength of the sound, easy। तो L is equal to λ/4 plus λ/2, तो ये मेरे पास हो गया L is equal to 3 λ/4, ठीक है। 0.5 plus 0.25 क्या होता है, 0.75, ठीक है। 3/4 लैम्डा हो गया। तो L की लेंथ हमें पता है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, इजी, ये तो बहुत आसान है। v इक्वल्स टू f लैम्डा, ठीक है। v ओवर f इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। v कितना है, 340 है, और f कितना है, 1.7 किलो है, तो 10⁻³ होता है, राइट। 1.7 इंटू 10⁻³ कितना आ जाता है। आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी 0 पॉइंट, मैंने कैलकुलेट कर लिया, एक सेकंड, 0 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, इट इज 0.20 मीटर्स, ठीक है। ये आपको आ जाता है वेवलेंथ। डिटरमाइन द लेंथ L ऑफ द ट्यूब। हाँ, अब ये जो L है, इसके अंदर ये 0.25 लैम्डा भी है, और 0.5 लैम्डा भी है। टोटल कितना हो गया, कहते हैं L इज इक्वल्स टू 0.25 लैम्डा, या तुम यहाँ पे हम लिख लें 1/4 लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 3/4 लैम्डा। तो और तो L की हमारे पास आ गई L इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू, ऊपर आंसर कितना था, 0.20, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.15 मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर दैट कैन प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव। मैक्सिमम वेवलेंथ मैं आपको बताता हूँ, अब देखो मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, ये अगर मैं कहूँ कि मेरा सिर्फ एक एंटीनोड है, ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया λ/4 इज इक्वल टू L, तो मेरा लैम्डा कितना हो गया, 4L, ठीक है। अभी अगर मैं कैलकुलेट करूं कि मेरा क्या था, ठीक है, अभी तो मेरा था 3/4 लैम्डा इज इक्वल्स टू L, ठीक है। मतलब ये एक एंटीनोड ऐसे था और एक एंटीनोड ऐसे था, ठीक है। तो अगर मैं अब लैम्डा कैलकुलेट करूं, तो अभी मेरा लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4L/3। अब मैं अगर सिर्फ एक एंटीनोड लेता तो मेरा 4L था, मैंने दो एंटीनोड ले लिए तो मेरा 4L/3 हो गया। इसका मतलब है कि डिवाइड बाय 3। अच्छा जी, हाँ जी। तो लैम्डा मैक्स हमारे पास 4L होता है, 4 into 0.5 which is equal to 0.30 meters। अच्छा, अब आगे पोलराइजेशन। टू पोलराइजिंग फिल्टर्स आर अरेंज्ड सो दैट प्लेन्स आर वर्टिकल एंड पैरेलल, ठीक है। The first filter has its transmission axis at an angle of 35 degree to the vertical, and second filter has its transmission axis at an angle alpha to, मतलब 90 से 35 के दरमियान है। A beam of someone wants to join, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मीर। अच्छा जी,
अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हैं, ठीक है। यू कैन सी द रिकॉर्डिंग लेटर, आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब। अभी यहाँ से आगे कर लेते हैं। अभी वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 8.5 watt per meter is incident normally first on the first filter, ठीक है। Show that the intensity of the transmitted light by the first filter is 5.7, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I is equals to I नॉट cos स्क्वायर थीटा। हमने एक ट्रांसमिटेड निकाली है ना, तो हमारे पास इनिशियल 8.5 थी, ठीक है। 8.5 इंटू कॉस कितना है, cos 35, ठीक है। cos 35 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, जल्दी से कैलकुलेट करके दो, कैलकुलेटर है ना पास? It should be 5.7. जी सर 5.7 ठीक आ रहा है, है। 5.7 watt m-2, ठीक है जी। The intensity of the light transmitted by the second filter is 5.2. Calculate angle alpha. जब मुझे बात बताओ, जो सेकंड होगा, अब यहाँ पे ये जो लाइट है, ठीक है, ये थी 8.5। अब यहाँ पे जो मेरी लाइट है, ये है मेरी 5.7, ठीक है। अब जो सेकंड फिल्टर में इंसिडेंट हो रही है लाइट, वो तो 5.7 हो रही है ना, वो 8.5 तो नहीं, 8.5 से पहले ही कम होगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको करूंगा 5, सेकंड फिल्टर पे कितनी है 5.2, 5.2 इज इक्वल टू, अब यही वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं, देखो, ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू इनिशियल इनटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कितनी है 5.2, लेकिन जो मेरी उसके ऊपर इंसिडेंट है वो अब 5.7 है, क्योंकि ये इसके ऊपर आके बचेगी, ठीक है। तो टोटली 5.7 इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको करूं 5.2 डिवाइडेड बाय 5.7 का अंडर रूट का cos इनवर्स, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, देखो ये, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा हो जाएगा, पहले इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। 5.2 डिवाइड बाय 5.7 इज इक्वल्स टू cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अंडर रूट कर दो, इसको अंडर रूट कर दो, तो cos थीटा आ जाएगा। 5.2 ओवर 5.7 अंडर रूट इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। ये देखो 5.2 ओवर 5.7 इज इक्वल्स टू का अंडर रूट इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। तो थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट 5.2 डिवाइडेड बाय 5.7 which gives me 17 डिग्री, ठीक है, 17 डिग्री। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, पता है क्यों? ये देखो, अब ये 17 पता है इस 35, पहले ये था 35, ठीक है, ये इतना 35 था, ठीक है। अब आपने इसमें 17 ऐड कर दिया है, तो ये ऐड होगा, पता है क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ 35 था, 35 से पास कर गया, उसने कहा अब ये जो अल्फा है ना, ये देखो, ये अल्फा इस एक्सिस से है, ये हमने पता है कि 17 का आंसर मतलब क्या है, 17 का मतलब है कि, ये देखो 17 का मतलब है कि अगर आपका ये 35 है ना, तो आपका जो हमने 17 है ना डिग्री, वो है बेसिकली इस 35 से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 35 है ना, ठीक है, इसके ऊपर आपने 17 डिग्री यूं ऐड किया, तो आपकी अगली जो आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। ये आपकी आ रही है I2, ये आपकी थी I1 और ये थी I0, ठीक है। अब ये जो I2 है ना, ये इसके ऊपर 17 है, आपका जो एंगल अल्फा है वो तो इनिशियल 0 से ही मेजर हो रहा है ना, ये देखो, ये 0 से 35 था और ये 35 से आगे 17 है, क्योंकि हमने जो निकाला है वो है इन दो के दरमियान, और इन दो के दरमियान तो सिर्फ तब ही आ रहा है जब 35 वाली से निकल के फिर हम अल्फा वाली कैलकुलेट करें, ठीक है। 35 वाली ये निकली थी बाहर लाइट, और इसके ऊपर जो हमारी नई वाली आ रही है वो इतनी आ रही है 5.2। 5.2 कब आई, जब हमने 17 डिग्री इसको 35 से रोटेट किया, तो टोटल कितनी आ गई, 17 प्लस 35 विच गिव्स अस 52 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी यहां से इनिशियल से मेजर हो रही है। आई होप आई क्लियर द कॉन्सेप्ट। अगर इसकी मार्किंग पे करें, सो दिस इज आपका B1, दिस इज B1, इसको मैं रेड से करता हूं, ठीक है। B1, B1 फॉर्मूला लिखने पे C1, आंसर लिखने पे A1, ठीक है। यहाँ पर आपके आ जाएगा ये A1
ठीक है, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा A1, ठीक है। अब यहाँ नीचे पे आपका आ जाएगा A1, ठीक है, और ये फॉर्मूला लिखने पे C1 और आंसर करेक्ट पे A1, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, करंट्स आ गए भाई। करंट्स मजे के होते हैं। The current in the filament lamp decreases. State and explain how the resistance of the lamp changes. ठीक है, करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी, ठीक है। आप बताओगे, देखो अगर इसका आई वी ग्राफ हो, वैसे तो जब आपका आई वी इज टू आई आर के हिसाब से अगर आप आई कम करते हो तो आर इंक्रीज होता है, राइट। मगर इसमें अगर आप आई और वी का ग्राफ बनाओ ना तो वो ये यूं होता है, ठीक है। क्यों? जितनी ज्यादा आई बढ़ती है ना उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती है। देखो इसमें आई जो है वो इंक्रीज तो हो रही है बट एट डिक्रीजिंग रेट। व्हाई? क्योंकि जितना ज्यादा आप करंट बढ़ा रहे हो उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है, तो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ी है, तो उतना ज्यादा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक चेंज इन करंट ज्यादा था, अब यहाँ से यहाँ पर चेंज इन करंट कम है। I1 I1 I2 और I3। अब I2 और I1 के दरमियान ज्यादा डिफरेंस है, I3 और I2 के दरमियान कम डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि देखो आपका करंट इंक्रीज तो हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा करंट बढ़ा है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ी है, जिसकी वजह से चेंज इन करंट कम हो रहा है। तो अगर आपका करंट, हम इसको ऑपोजिट लें, करंट अगर आपका डिक्रीज हो रहा हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। आई होप ये समझ आया, क्योंकि ये आपका एक स्पेशल चीज है, दिस इज नॉट अ कॉमन रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ है? जी सर। टेम्परेचर डिक्रीजेस सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है बॉस। A cylindrical wire has length L, resistance R. Total number of free electrons, charge carriers is N. Each free electron is a charge E. The potential difference between the ends of the wire is V. The current V, और इनको यूज करके आपने बताना है। ये तो बहुत आसान है। V इज टू आई आर होता है, ठीक है। I इज टू V अपॉन R, बस यहाँ लिख दो V अपॉन R, ठीक है। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, I इज टू N A V और E, ठीक है। तो V हमारे पास आ जाएगा I ओवर N A E। अब A क्या है? A इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर किस तरह फिक्स करना है। फिक्स कैसे होगा? देखो वो कह रहा है सिलिंड्रिकल वायर हैज लेंथ L, ठीक है। कंटेन्स ऑफ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वायर इज N, ठीक है। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो A एक चीज होती है वॉल्यूम इनटू लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है मेरा? वॉल्यूम है मेरा N, ठीक है। वॉल्यूम N और लेंथ L, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास हो गया N इंटू L, ठीक है। तो अगर मैं सॉरी वॉल्यूम सॉरी 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 माय बैड, वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। बेसिकली अगर आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसका ये होता है एरिया और ये होती है लेंथ, ठीक है। तो अगर हम फुल कैलकुलेट वॉल्यूम करें, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया मेरा हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो एरिया वॉल्यूम कितना था? N और लेंथ L। अब इस चीज को पता है मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं उठा के इस A में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा V इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय N इंटू N अपॉन L इंटू E, ठीक है। अब जो भी चीज यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रही होती है ये हमें पता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है मैथमेटिक्स रूल के हिसाब से। V इज इक्वल टू आई एल ओवर N N E, ठीक है। अब देखो इसमें कोई गलती है, हाँ है। देखो हमें उसने कहा है इन सिंबल्स के हिसाब से बताओ, जिसमें V है और R है, हमें I नहीं पता, ठीक है। I हमारा क्या था हमें पता है V ओवर R, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि यहाँ पे अगर मैं V ओवर R इंसर्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू V L ओवर R N E, ठीक है। क्लियर हुआ है? ये दोबारा समझाऊं? सर क्लियर है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरिड इन द वॉल्यूम वन वायर इज N, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वी एल ओवर आर एन ई, ठीक है। और दूसरी चीज उसने ये कहा है
total number of free electrons contained in the volume of the wire is n. total number of free electrons n है, ठीक है, volume of the wire is n. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके 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 इसमें एक चीज और है, देखो जो स्मॉल है ना वो चार्ज डेंसिटी होती है, दैट इज इक्वल्स टू n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर v, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि आपका अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इसको, ठीक है, ये था ना, अब वी एल ओवर आर एन ई था, ठीक है, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें ना, वैसे पता है क्या बनता है, आई एल ओवर एन, एन कितना आ गया हमारे पास, एन हमारे पास आ गया एन ओवर वी, ठीक है। अगर दोबारा से लिखूँ यहाँ पे, v इज इक्वल टू आई ओवर एन ए ई, ठीक है। अब i की जगह मैं डालूंगा v अपॉन आर, v डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू v ओवर आर एन ए ई, ठीक है। अब अगर मैं करूं तो ये है मेरे पास वॉल्यूम ओवर लेंथ, ठीक है, और ये है मेरे पास n ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, v इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय r इंटू n अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ई। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये L मेरे पास, ये देखो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम यहाँ पर कैंसिल हो गए, और ये L मेरे पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो दिस विल गिव मी अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर r n e, और यहाँ पे L मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये आया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। उसी मैथ्स में इशू आ रहा था। खैर, the average time taken for the free electron to move along the full length of the wire, ठीक है। अब full length of the wire कितनी है, time is equals to distance upon speed, ठीक है। distance कितना है, distance है वायर का L, क्योंकि पूरी वायर कितनी है, ये अगर वायर है इसका डिस्टेंस L है, ठीक है, तो पूरी लेंथ कितनी होगी L, ठीक है। तो टाइम हो गया हमारे पास L डिवाइडेड बाय ये सारी चीज VL ओवर RNE, ठीक है। अब ये चीज मेरी मल्टीप्लाई होके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू आर एन ई एल ओवर वी एल, ठीक है। अब ये एल और ये एल आपस में कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, आर एन ई अपॉन वी। दिस इज योर टाइम, ठीक है बॉस। ये आके 5 नंबर पूरे हो गए। अब मैं आपको सी मार्किंग बता दूं, ये B1 मार्किंग है, ठीक है। ये आपके पास A1 है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने पे C1 है और करेक्ट के ऊपर A1 है। ये इसके वजह से मेरे ख्याल से 3 नंबर होना चाहिए था, इतना आसान नहीं था। और यहाँ पे आपका A1 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 7, a battery of EMF 9 volt and a negligible internal resistance connected to light dependent resistor LDR and a fixed resistor। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट resistor की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। जब लाइट बढ़ती है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है एंड करंट इंक्रीज होता है। और अगर लाइट आपकी डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और करंट डिक्रीज होता है, ठीक हो गया। The LDR and fixed resistor have resistance 1800 ohm and 1200 ohm respectively. Calculate the potential difference across the LDR। बहुत आसान है, पहले हम इसके क्रॉस टोटल करंट निकाल लेते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये V इज टू आई आर होगा, ठीक है, और I इस पूरे सर्किट में कांस्टेंट होगा, सीरीज है, ठीक है, तो I इज कांस्टेंट क्योंकि सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो अगर मैं करूँ VT, या इसको मैं लिख दूँ EMF इज इक्वल टू I इंटू RT। अब RT कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1800 प्लस 1200, ठीक है। और अगर मैं निकालूं IT करंट, तो मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 9 डिवाइडेड बाय 1800 प्लस 1200, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, मेरा तो आ रहा है 3.0 टू 10 रेज़्ड टू पावर -3 एम्पेयर, ठीक है। अब अगर मैं निकालूं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस अगर मैं V निकालूं, ठीक है, इसके अंदर करंट है सेम, क्योंकि सर्किट सीरीज सर्किट है और हमें इसकी रेजिस्टेंस पता है, तो हम V इज इक्वल टू आई आर अगर लगाएं तो आ जाएगा V इज इक्वल टू 3 इंटू 10 -3, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितनी है 1800।
मेरे पास आ गया V इज इक्वल टू 5.4 वोल्ट, 5.4, ठीक है। अच्छा अब अगर इसके क्रॉस 5.4 है, ठीक है, तो इसके क्रॉस पता है कितना होगा? टोटल तो 9 है ना, टोटल बैटरी का तो कभी चेंज नहीं होता, तो ये 9 माइनस 5.4 हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अब हमने कर दिया सर्किट मॉडिफाइड बाय एडिंग ए यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर एक्स वाई, ठीक है, ये एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस है, एंड अ गैल्वानोमीटर। द लेंथ ऑफ द वायर एक्स वाई इज 1.2 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक 1.2 मीटर है। The movable connection Z is positioned on the wire XY so that the galvanometer reading is 0. अब galvanometer reading is 0 का मतलब क्या है यार? इस galvanometer reading का 0 मत का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे जो पोटेंशियल है V और यहाँ पे जो पोटेंशियल है V, मैं इसको कह देता हूँ VB और VA, ये सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा पोटेंशियल है 6 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल 6 वोल्ट, ये थ्योरेटिकल है। इसकी वजह से galvanometer reading पता है 0 क्यों है? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 वोल्ट। मीन्स के मेरा Z के दरमियान और इस VB के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि 0 है, तो मेरा करंट 0 है, ठीक है, मेरा करंट 0 है, इसकी वजह से मेरे गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 है। आई विल रिपीट अगेन, मेरा Z पे और यहाँ पे VB पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट और फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मेरा करंट 0 है। अगर मेरा करंट 0 है तो मेरे गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लूं, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं VB, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करूं तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? बड़ा आसान है, उसने क्या कहा है, कैलकुलेट द लेंथ XZ, उसने मैं कहा ये कैलकुलेट करके दो, बड़ी आसान है। मैं VB कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, 5.4, ठीक है, मुझे पता है कि इसके क्रॉस मेरा आया 5.4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो VB पता है कितनी होगी? देखो ये हो गया, यहाँ पे मेरा था 9 वोल्ट, क्यों? मेरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, ठीक है, ये देखो मेरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से आया, यहाँ पे ये मेरा था 9 वोल्ट, ठीक है। इसके क्रॉस मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 5.4 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मेरा पोटेंशियल पता है कितना होगा? ये देखो पोटेंशियल ड्रॉप 5.4 वोल्ट का आया कैसे? पोटेंशियल ड्रॉप आया मेरा 9 माइनस VB इज इक्वल टू 5.4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप। मेरा VB कितना आ गया? 9 माइनस 5.4 कितना आता है? सर 2.6, 9 माइनस 5.4, 9 या 8? 9 है, 9 9 माइनस 5.4 3.6 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा ठीक सर। है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल है मेरा 3.6, ठीक है, इट मीन्स कि मेरा Z पर भी पोटेंशियल है 3.6। तो अगर मैं XZ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो वो मेरा कितना होगा? 9 minus 3.6 which gives me back of 5.4 volt. Hence proved कि मेरी XZ की potential drop is equal to the potential drop of 1800 ohm resistor, ठीक है। तो याद रख लो, अब जितनी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगी उतनी ही पोटेंशियल ड्रॉप इस XZ के अक्रॉस होगी, ठीक है। और XY की लेंथ कितनी है? 1.2, ठीक है। और इस ये पूरा जो है, ये पूरा इस पूरे के पैरेलल के अंदर है ना, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 9 वोल्ट। तो ये 1.2 मीटर जो है ये मुझे देता है 9 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप। तो मुझे XZ की लेंथ जो है वो देती है 5.4। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके XZ की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। टोटल मीटर है 1.2 मीटर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 9 ड्रॉप, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है। XZ के अंदर हमें कितना है? 5.4। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आ रहा है? 1.2 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू XZ। कितना आ रहा है भाई? तो 0.72। 0.72, परफेक्ट, यही आंसर है। क्लियर हुआ है? जी सर। ठीक है जी। द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज कॉजिंग अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ LDR। मुझे एक बात बताओ, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस कैसे आता है? जब आप लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दो, ठीक है। स्टेट वेदर देयर इज डिक्रीज, इंक्रीज और नो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग। बेसिकली लाइट इंटेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है,
इसके अंदर आपकी रेजिस्टेंस हो गई डिक्रीज। बैटरी की पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, वी सेम है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस कम करता हूँ, मुझे बात बताओ, अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस कम कर देता हूँ तो मेरी टोटल रेजिस्टेंस भी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि आर टी कितना है, आर टी है, अगर मेरा आर टी क्या है, आर टी है मेरी इसकी रेजिस्टेंस प्लस इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस कम कर दूं इसकी एलटीआर की, तो मेरी आरटी भी कम हो जाएगी, ऐसा ही है। अगर मेरी आरटी कम होगी तो मेरी पावर विल इंक्रीज, क्योंकि मेरा वी कांस्टेंट है, वी तो 9 वोल्ट ही है, सेम बैटरी है, ठीक है। तो अगर मेरी आरटी डिक्रीज कर गई तो मेरी पावर इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इंक्रीज द लेंथ एक्स जी सो दैट द गैल्वानोमीटर रीड 0। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं लेता हूं इस सबको, अगर मैं शुरू में इरेज कर दूं, ठीक है, अभी हम जरा यहाँ पे इसको करते हैं साफ सुथरा, ठीक है। ये जो है ये सर्किट, ठीक है, इसके क्रॉस मेरा पोटेंशियल ड्रॉप जो है, ठीक है, ये सर्किट सीरीज है ना, मुझे बात बताओ, ये सर्किट तो सीरीज है ना, ये वाली ब्रांच, और मेरी ये वाली ब्रांच भी सीरीज है, ठीक है, ऐसा ही है। तो जो सीरीज सर्किट होता है उसके अंदर अगर आई कांस्टेंट होता है तो मेरा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ठीक है। तो अगर मेरा इसके क्रॉस, अगर मैं कहूं कि मेरी रेजिस्टेंस जो है इसकी, अगर मैं कहूं कि मेरे 1800 की, देखो 1800 की मेरी अगर रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है, और आई कांस्टेंट था, तो मैं इसके क्रॉस कैसे दूं कि वी कम हो गया, क्यों, क्योंकि करंट कांस्टेंट था इस सीरीज के अंदर। बात समझ आई? ये जी सीरीज जो सर। था वो कांस्टेंट था ना करंट, तो अगर मैं इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कम कर दूं तो इसकी मेरी वोल्टेज कम हो जाएगी, सही है, ऐसा ही है ना, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, ये कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अगर मैं R कम कर दूं तो इसके क्रॉस V कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके क्रॉस V कम होगा तो हमने पहले क्या डिसाइड किया था, हमने यही डिसाइड किया था ना कि जो हमारी पोटेंशियल ड्रॉप एक्स वाई की थी, एक्स जी की थी, सॉरी एक्स जी की जो पोटेंशियल ड्रॉप थी वो इस 1800 ओम रेजिस्टर के बराबर थी, ऐसा ही है। तो अगर मैं इसकी वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कम कर देता हूं तो मेरी एक्स जी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो जाएगा, ऐसा ही है। और अगर मेरा एक्स जी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। देखो 1.2 है, लेंथ जितनी ज्यादा है उतना वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, और जितनी लेंथ कम है उतना पोटेंशियल ड्रॉप कम है। तो अगर मैं इससे कहूं कि इसके क्रॉस चूंकि मेरी वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है और एक्स जी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है, तो मेरी ये जो लेंथ होगी ये कम हो जाएगी, समझ आई? इसीलिए द लेंथ ऑफ एक्स जी विल डिक्रीज। आई होप आई क्लियर इट आउट। जी सर, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। तो ये हमारा हो जाता है ये लिखने के ऊपर C1, आई फाइंड करने पे C1 और पोटेंशियल टर्म फाइंड करने पे A1, ठीक है। यहाँ पर हमारा है ये क्रॉस ये लगाने के ऊपर C1 और रिफाइन आंसर लिखने पे A1, ठीक है। और ये B1 है, ये B1 है, और ये भी B1 है। अब आ जाओ फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। न्यूक्लियस पी, न्यूक्लियस की और आइसोटोप्स सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ये बात लिख दो, ठीक है। उसने क्या कहा है, न्यूक्लियस Q इज अनस्टेबल एंड एमिट्स अ बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। व्हेन न्यूक्लियस Q डिकेज टू फॉर्म न्यूक्लियस R बनाया जाता है, द कोर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियॉन चेंजेस, स्टेट द चेंज ऑफ कोर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियॉन। इजी है, कोर कंपोजिशन कैसे होगी, जो आपका अगर बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा ही है। न्यूट्रॉन की कोर कंपोजिशन क्या होती है, अप डाउन डाउन, और प्रोटॉन की क्या होती है, अप अप डाउन। तो एक डाउन क्वार्क इज कन्वर्टिंग इनटू एन अप क्वार्क, ठीक है। यही आप लिखोगे कि क्वार्क कंपोजिशन कैसे चेंज हो रही है, डाउन क्वार्क changes to up quark. State the name of another particle that must be made from nucleus in addition to beta negative. Beta negative particle के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, इसके साथ लिख दो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और अगर बीटा पॉजिटिव होता है ना तो वो निकलता है पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, उससे न्यूट्रिनो से एंटी न्यूट्रिनो। A hadron consists of two charm quarks. टू चार्म क्वार्क्स का मतलब क्या है, एक चार्म क्वार्क का चार्ज होता है +2/3,
ठीक है, तो 2 चार्म कॉस का हो गया E क्या प्लस 2/3E प्लस 2/3E, ठीक है, एंड 1 बॉटम कॉर्क, ठीक है, 1 बॉटम कॉर्क, एक बॉटम कॉर्क का चार्ज होता है -1/3E, ठीक है। डिटरमिन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज द चार्ज ऑफ द हेड्रॉन, इजी, चार्ज निकालना है, चार्ज हमारा हो जाएगा प्लस 2/3E प्लस 2/3E minus 1/3E, which gives us 3/3E is equals to plus 1E. This is your charge. And this completes your paper. This is your ये सारी B1, ठीक है, B1 ये फॉर्मूला लिखने में C1 और ये A1, and this completes your paper. शरियार, I hope आज का पेपर आपको समझ आया होगा। जी सर, आ गया। अच्छा, do you want to join the